हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपका एसएसटी टीचर अभिलाष स्टार्ट करने वाला हूं पावर शेयरिंग, जो कि सीबीएसई के करिकुलम में फर्स्ट चैप्टर है, इसका पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज फर्स्ट। वी वेर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द पावर शेयरिंग, मतलब एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में पावर को कैसे शेयर किया जाता है। एक सोसाइटी में बहुत से तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन के भी लोग रहते हैं। तो इन सबों का इंटरेस्ट कैसे टेक केयर किया जाता है, और हम फर्दर देखेंगे दो एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे ब्रूसेल्स के बारे में या बेल्जियम कंट्री के बारे में, कि वहां पे कैसे पावर शेयरिंग की गई। वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे, लाइक फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग। हमने देखा बेल्जियम एज अ कंट्री होल में अगर बात की जाए तो 59% पीपल वेर डच स्पीकिंग पीपल। उसके बाद हमने देखा 40%, 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, और जो रेस्ट थे वो थे आपके जर्मन्स, जर्मन स्पीकिंग पीपल। ये एज अ कंट्री होल की बात की जा रही है, बेल्जियम की। वहीं इसके कॉन्ट्ररी पार्ट में हम देखेंगे सेम कंट्री के कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में। इसमें हमने देखा कि इसमें भी सेम एथनिक ग्रुप के लोग डिवाइडेड थे। कैसे कैसे डिवाइडेड थे? 80% वेयर फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% वेयर डच स्पीकिंग। हमने देखा ये डिफरेंट पॉपुलेशन के कंपोजिशन है। एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहा है और एक पर्टिकुलर कंट्री, पूरे कंट्री एज अ होल को लिया हुआ है। तो हमने देखा कैसे कैसे डिफरेंट पावर शेयरिंग हुई और कैसे पावर को अकोमोडेट किया गया। और बेल्जियम के एग्जांपल में देखा हमने कि सिविल वॉर जैसा कोई सिचुएशन अराइज नहीं हुआ, बट इसी के उलट अगर श्रीलंका में देखते हैं तो श्रीलंका कंट्री ब्रिटिशर्स से 1948 में आजाद होती है, इंडिपेंडेंट होती है, हमारे कंट्री इंडिया के एक साल बाद। और वहां पे कैसे कैसे एथनिक ग्रुप्स थे, सिन्हालाज स्पीकिंग थे और फिर तमिल्स थे, जो कि 13% कंस्टिट्यूट करते थे अगर श्रीलंका की बात की जाए। तो हमने देखा कि तमिल स्पीकिंग पीपल थे, इसमें टोटल 13% थे। इसमें भी बाइफर्केशन था, कैसे कैसे था हमने सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ और देखते हैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग आखिरकार इतनी जरूरत में क्यों आती है, ताकि सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे, शांति बनी रहे। चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फ्रेश टॉपिक, why power sharing is desirable. Thus, two different set of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, the power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. पावर शेयरिंग हमने दो एग्जांपल में देखा, एक हमने एग्जांपल लिया बेल्जियम का और दूसरा एग्जांपल हमने लिया श्रीलंका का। डेमोक्रेसी दोनों ही कंट्री में थी, बट कैसे यहां पे नो सिविल वॉर, और यहां पे हमने देखा श्रीलंका में सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब कि सर लोग आपस में ही लड़ रहे थे अपने ही कंट्री में। तो अब देखेंगे कि क्या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, अगर है तो क्या क्या पॉइंट्स है जिससे कि पावर शेयरिंग से हमें मिलता है और हमें फर्दर
कंट्री में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखेंगे, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स क्या होता है, जो सोसाइटी में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बेस्ड ऑन एथनिसिटी, based on language, based on religion, based on region, based on race and so many। सोशल ग्रुप्स के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। हमने देखा बेल्जियम के एग्जांपल में कि कैसे डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने अपने अपने कम्युनिटी के बारे में सोचा और पावर को अच्छे से अकोमोडेट किया, जैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। तो दिस इज गुड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वहीं अगर श्रीलंका के एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे सिविल वॉर हो गया। क्यों? क्योंकि मेजोरिटेरियन रूल था। एंड यहाँ पे श्रीलंका वाले केस में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि लोग ग्रुप्स उठ खड़े हुए गवर्नमेंट के खिलाफ और एक एनार्की का सिचुएशन बन गया। एनार्की इज अ सिचुएशन जब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, जब कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्किंग नहीं होती है। Next, since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order। Stability मतलब स्थिरता लाती है राजनीतिक संबंधों में। राजनीतिक संबंधों में स्थिरता लाती है मतलब कि गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, एक लॉन्ग लास्टिंग गवर्नमेंट बनती है। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। मतलब कि अगर आप डोमिनेटिंग रूल रख रहे हो, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा, शुरुआत के दौर पे तो इट वाज गुड बिकॉज द सिंहाला स्पीकिंग पीपल वेयर इन अ फेवरेबल कंडीशन, बट क्या ये लॉन्ग रन में इफेक्टिव हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिविल वॉर का रूप ले लिया। क्योंकि वहां पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे ना बच्चों, उनकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखी जा रही थी, ना तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ना गवर्नमेंट ऑफिसेस में, और ना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो लोग उठ खड़े हुए किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। लेकिन वहीं अगर हम बेल्जियम में देखते हैं तो ये सारी चीजें नहीं मिलती है हमें। हमें ये प्रॉपर पावर शेयरिंग का अकोमोडेशन देखने को मिलता है। सो दिस कम्स एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये यूनिटी ऑफ नेशन से भी डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे कोई भी अलग कंट्री का मांग, अलग अलम का मांग नहीं कर रहे हैं। इसी के उलट श्रीलंका में एक सेपरेट तमिल अलम की मांग उठ खड़ी हुई थी नॉर्थ के रीजन में और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। मतलब जाफना वाले एरिया में इन लोगों ने अपना एक अलग स्टेट, अलग कंट्री का डिमांड किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग डोमिनेटिंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सिंहाला स्पीकिंग पीपल थे, कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही फेवर कर रही थी एक पर्टिकुलर सिंहाला स्पीकिंग पीपल को। तो जिनके फेवर में नहीं होती है बातें, वो सरकार से पहले डिमांड करते हैं। डिमांड नहीं फुलफिल होती है तब फिर वो एजिटेट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। कुछ ऐसा ही हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा था। Tyranny of the majority is not just oppressive for minority, it often brings ruin to the majority as well। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो अत्याचार करते हैं आपके मेजॉरिटी ग्रुप, वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए होती है। इन शॉर्ट रन तो ऑब्वियस सी बात है माइनॉरिटी के लिए होती है, बट इन लॉन्ग रन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी भी अफेक्टेड होती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी भी अफेक्टेड होती है। हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा, कुछ दिनों तक तो बातें अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही ये जो ग्रुप्स उठ खड़े हुए, जो सेपरेट तमिल एलएम की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेज, अपना सेपरेट स्टेट का डिमांड किया, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी रूल जो थे वहां पे सिंहाला स्पीकिंग, उनको डाउन टू अर्थ होना पड़ा और बातें माननी पड़ी। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा ये कीवर्ड्स याद रखना, जो मैंने बॉक्सेस में डाले हैं ये सारे कीवर्ड्स है, बस आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है। रेस्ट इज लैंग्वेज। आप इतनी अच्छी इंग्लिश है आपकी कि आप थ्योरी लिख सकते हो, आप थीसिस लिख सकते हो 10 से 15-20 वर्ड में। फाइन, आपको जस्ट कीवर्ड्स याद करना है, क्योंकि आपके और भी वेरियस सब्जेक्ट्स है जिसके आपको साइंस के फॉर्मूलाज याद करने होंगे, मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करने होंगे, लॉज याद करने होंगे। बट यहाँ पे मैं एसएसटी को इतने इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आपको परेशानी नहीं होगी इस लैंग्वेज को पढ़ने में। आपको बस कीवर्ड्स पे ध्यान देना है।
ठीक है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. मतलब ये बोल रहा है कि एक डेमोक्रेसी रूल में क्या क्या इन्वॉल्व होती है पावर शेयरिंग में। तो एक होते हैं दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, मतलब वो लोग जो नियम कानून से प्रभावित होते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि इस नियम कानून को बनाते हैं, मतलब बनाने वाले हैं और फॉलो करने वाले हैं। बनाने वाले कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव होते हैं और एग्जीक्यूटिव होते हैं और जुडिशियरी होती है, ये तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? कानून बनाना। किन के लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट का भी काम वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करना होता है और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने का उनका मेन मोटो रहता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों को ये राइट होनी चाहिए कि वो किसके द्वारा और कैसे गवर्न होने चाहिए। ठीक है, लाइक डेमोक्रेसी का अगर आप एक फेमस प्रोवर्ब पढ़ोगे जो कि अब्राहम लिंकन साहब ने बोला था, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब यहां पे देखो, जो भी है, जो रियल पावर आते हैं डेमोक्रेसी में, वो लोगों के लिए होता है, उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए होता है। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां पे भी देखो वी द पीपल का जिक्र की गई है, मतलब यहां पे भी जो रियल पावर है दैट लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री, विद द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। फाइन। A legitimate government is one where citizens, through participation, acquires a stake in the system. अब ये क्या मतलब हुआ सर? लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर्स द स्टेट इन सिस्टम, मतलब यहाँ पे इलेक्शन की बात की जा रही है। इलेक्शन की बात की जा रही है, लाइक जब जब एक हर कंट्री में, एवरी कंट्री में एक फिक्स्ड टर्म के बाद इलेक्शन होता है। लाइक इन इंडिया के केस में आफ्टर एवरी 5 ईयर जनरल इलेक्शन होता है, बी इट स्टेट इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन। तो हर 5 साल में गवर्नमेंट अपने वर्किंग्स करती है, अपनी मैकेनिज्म शो करती है पीपल को, और पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर जज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट की काम अच्छी लगती है, गवर्नमेंट के स्कीम्स अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स अच्छी होती है, तो पीपल टेंड टू वोट दैट पर्टिकुलर पार्टी। और अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी इन 5 साल के दौरान काम अच्छा नहीं करता है तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। पीपल जो सिटीजन्स है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, 18 साल के उम्र के ऊपर जितने भी लोग वोट करते हैं, वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी पार्टी अगले 5 साल के लिए उनको रूल करेगी और कौन सी पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी। फाइन। लेट अस call the first set of reason prudential and the second moral. Prudential का मतलब होता है based on reason, while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. ये जो प्रूडेंशियल रीजंस है ना बेटा, वो बोलते हैं कि एक बेटर आउटकम के लिए काम करते हैं, एक बेटर रिजल्ट के लिए काम करते हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है सोसाइटी में, दैट कम्स अंडर प्रूडेंशियल। और जो मॉरल है वो बोलता है कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। फाइन। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस किस तरीके का पावर शेयरिंग होता है किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट या कहीं भी, कैसे कैसे पावर को
शेयर किया जाता है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन। नोशन मतलब सोच होता है बेटा, नोशन इज सोच, थिंकिंग, of undivided political power. For a long time, it was believed that all the power of the government must reside in one person or group of person located at one place. ये जो लाइन है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं आपके मोनार्कियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनार्कियल सिस्टम मतलब जहां पे एक राजा होता था और इनका सभा होता था, काउंसिल्स, कुछ मंत्रीगण बैठते थे, यहाँ पे राजा साहब बैठे हैं, इनका जो भी डिसीजन है मंत्री लोग फॉलो कर रहे हैं, एक ही जगह पे बैठ करके उस सिस्टम की बात की जा रही है। उस टाइम का ये मानना था कि सब लोग एक साथ मिलकर के बैठेंगे तो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है पावर अथॉरिटी की वो अच्छी हो जाती है। बट विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा था हमें, और आज के डेट में आई डोंट थिंक बहुत सी कंट्रीज ये फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर टुडे फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जहां जो रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो गवर्न करते हैं सोसाइटी को, कंट्री को या स्टेट को। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions. माना जाता था कि अगर पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब अपने लोअर अथॉरिटीज में बांट दी जाए, तो डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव नहीं होगा, या जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बट these notions have changed with the emergence of democracy. लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, धीरे धीरे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उस टाइम से आना शुरू हो गया था वर्ल्ड में। तो उसके बाद से आप देख रहे हो कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ये जो लोग हैं, जनता है, इनके पास रियल पावर है। हमारे लीडर्स कुछ भी पावरफुल शोज करें, लेकिन द मेन पावर लाइज विद द पीपल। क्यों? क्योंकि अगले साल, जब अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा, तब आप जो भी लीडर्स हैं वो वोट मांगने जाएंगे, और वोट उसी बेसिस पे मांगने जाएंगे जिस बेसिस पे उन्होंने पिछले 5 साल में काम किया है, और लोग भी उसी बेसिस पे वोट भी देते हैं। In a democracy, people rule themselves through institution of self-government, मतलब अपनी सरकार होती है। In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in society. डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो ये जो डाइवर्स ग्रुप है, मतलब कि विविधताएं हैं हमारी सोसाइटी में, वैराइटीज है, इन सबों का टेक केयर किया जाता है, तभी एक प्रॉपरली डेमोक्रेसी वर्क करता है। जैसे कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अगर बात की जाए तो अमेरिका है, यूएस, और अगर लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जाए तो हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे हमारे प्यारे भारत में देखो कितने एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, कितने रिलीजन के ग्रुप लोग रहते हैं, कितने वेराइटी ऑफ रीजन्स के लोग रहते हैं। बट ऐसा कभी सिविल वॉर जैसा सिचुएशन इंडिया में कभी आया भी नहीं है, और ना कभी फ्यूचर में आएगा। Everyone has a voice in shaping of public policies. ये हमारे जो बात कर रहा है वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज, ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बताता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 19A डिस्कस करता है। सेम चीज ये बोल रहा है कि आपको अपनी इंटरेस्ट, अपना एडवाइस रखने का हक है, किनके सामने? गवर्नमेंट के सामने, बट इन पीसफुल मीन्स। ये नहीं कि आप सच हो तो आप जाकर के गोली बंदूक उठा करके और गवर्नमेंट को थ्रेटनिंग दोगे, नहीं। देयर इज अ प्रॉपर वे फॉर एवरीथिंग। हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो तरीका आपको फॉलो करना है। अगर आप सच हो, आपकी एडवाइस सच है, तो आपकी एडवाइस को सर आंखों पर रख के माना जाएगा।
Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among many citizens as possible. जितने लोगों में बांटा जाए उतना अच्छा है. ये लाइक डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट आ रहा है. आप अपने हायर अथॉरिटी के पावर को धीरे धीरे कुछ कुछ पावर्स को शेयर कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं लोअर ऑर्गन्स को, ताकि आप इफेक्टिवली वर्क करो और आपके वर्किंग से एक प्रॉपर सोसाइटी डेवलप होगी जहां हार्मनी होगी, शांति होगी. In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. अब देखेंगे कैसे कैसे forms of power sharing आती हैं. Power is shared among different organs of government. हमने अभी कुछ देर बताया what are the different organs of government. सर organs of government में आ जाता है legislature, executive और जुडिशरी. जस्ट लाइक आपने बायो में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही हमारे गवर्नमेंट में भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, और ये ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. बेटा ये बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है. लेजिस्लेचर का इतना ही मतलब होता है कि जो कानून बनाते हैं, दे आर द लॉ मेकर. एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो इन बने हुए नियम कानून को सोसाइटी में लागू कराते हैं. दे एक्ट एज अ दे इंप्लीमेंट द थिंग, इंप्लीमेंट द स्कीम्स टू द सोसाइटी. अब देखो कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया, बट ऐसा थोड़ी है बेटा कि हर लोग कानून मानेंगे वाइजली. कुछ उपद्रव लोग भी होते हैं, तो उनके लिए है ना जुडिशरी. जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके लॉ के फॉर्मेशन में या सोसाइटी में, कुछ भी उपद्रव मचता है, तो हमारा इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में है इंडिया में, वो काम करती है. तो हमने देखा 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. याद रहेगा बच्चों? गुड. Such as legislature, executive and judiciary. Let us call it horizontal distribution. Horizontal distribution मतलब जो ऐसा जाता है, मतलब हर कोई बराबर है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है. लेजिस्लेचर यहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे है और जुडिशरी यहाँ पे है. दोनों पैरेलल, तीनों के तीनों पैरेलल चलते हैं. नो वन इज सुपीरियर एंड नो वन इज इंफीरियर इधर. Of power sharing because it allows different organ of government placed at the same level पे placed हैं to exercise different power, और इनकी पावर्स भी डिवाइडेड है, अलग अलग है. जुडिशरी चाह करके भी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकता है, लेजिस्लेचर का काम नहीं कर सकता है, लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम नहीं कर सकता है. सबका काम अपना अपना अलग अलग प्रोटोकॉल्स में बटे हुए हैं. Such a separation ensures that none of the government can exercise unlimited power. और किसी के भी पास unlimited power नहीं है. थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस चलता है. अगर लेजिस्लेचर कोई आर्बिट्रेरी नियम कानून लागू कर देता है, तो जुडिशरी का रोल आता है, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं. आप हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करोगे, उस टाइम जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आएगा. Each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. Last year, we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. Responsible to the parliament or state assembly का मतलब होता है बेटा कि आपने जो नियम कानून बनाया, अगर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आता है सोसाइटी में, तो आपको जवाब देना होगा. किसको जवाब देना होगा? पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज सर्कल, याद रखना है, ये पार्लियामेंट है. इसमें 3 चीज आएंगी.
पहला आएगा प्रेसिडेंट, दूसरा आएगा लोकसभा और तीसरा आएगा राज्यसभा। इससे ज्यादा पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। बस आप ये सर्कल याद रखना, ये ध्यान में रखना, अच्छे से देखो, जिंदगी याद रहेगी आपको ये चीज। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा कंस्टिट्यूट द इंडियन पार्लियामेंट। अब आगे की क्या कहानी है? सिमिलरली, ऑल्दो जजेस आर appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. This arrangement is called the system of check and balance. अब देखो, हमने देखा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। ये जो एग्जीक्यूटिव है यही फॉर्म करती है जुडिशियल सिस्टम, मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट। फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने जुडिशियल सिस्टम को या जुडिशियल जजेस को अपॉइंट किया है तो ये हर फैसला इनके फेवर में देंगे। नो, नॉट पॉसिबल। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट बॉडी, दे डोंट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। Next form of power sharing is power can be shared among गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल मतलब अब हम लोग कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुली आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग में सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्योंकि सेकंड चैप्टर इज फेडरलिज्म और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। A general government for the entire country and the government at provincial or regional level। provincial और regional level का मतलब है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर इंडिया में देखा जाए बेटा तो सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मल लोकसभा बोलते हैं। ये दिल्ली में इसकी सीट आती है, ठीक है। इसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट। ये बच्चों इसकी सीट आती है आपकी स्टेट्स कैपिटल में। और इनको विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोली जाती है। हर स्टेट के कैपिटल में होता है, आपके आपके स्टेट के भी कैपिटल में ये हाउस है। तो ये बाइफरकेशन, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, इनको बोला जाएगा वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आएगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि आप बात करेंगे पंचायती राज का और बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटी की। ठीक है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इज एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज लाइक आपका स्टेट गवर्नमेंट ही है। पहले प्रोविंसेस होती थी जब हम ब्रिटिश एम्पायर के रूल में, अंडर रूल में थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिली, हमने प्रोविंसेस को हटा के स्टेट का संज्ञा दे दिया है।
इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। ये आपके प्रोविंसेस को लेकर के डिस्क्राइब करना है। Fine, this provincial government is called as state government. This system is not followed in all country. हर country में ये system follow नहीं होता है, unlike India. There are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours, where there are different level of government, the constitution clearly lays down the power of different level of government. This is what they did in Belgium, but was refused in Sri Lanka. ये हमने देखा ना बेल्जियम के एग्जांपल में कि कैसे एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर कंट्री एज अ होल, बेल्जियम कंट्री एज अ होल का सेपरेट गवर्नमेंट था, और ब्रुसेल्स जो कि उसकी कैपिटल सिटी थी उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट था। तो कहीं भी सिविल वॉर जैसा सिचुएशन अराइज नहीं हुआ। बट इसके काउंटर पार्ट में श्रीलंका का एग्जांपल हमने देखा, वहां पे हमने देखा कि कैसे ये सारे एकोमोडेशन नहीं की गई, जिसके रिजल्ट में हमने एक वायलेंट सिविल वॉर देखा। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और यही जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यही है आपका फेडरल स्ट्रक्चर। अब सर ऐसा तो नहीं है कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया के 7th शेड्यूल, मतलब 7th चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि आपकी एक सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और कॉन्करेंट लिस्ट होगी। सेंट्रल लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आएंगे जिन पे की नियम कानून आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें कौन कौन से लिस्ट होते हैं, 2 4 5 एग्जांपल देख लेते हैं। पहला डिफेंस सिस्टम, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, तीसरा इंडियन रेलवेज, ये सारे टॉपिक्स पे जो भी नियम कानून बनाने होंगे ना बच्चों, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब दिल्ली में जो सरकार बैठी है। फाइन। और ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें वो नियम कानून बनाएंगे जिनकी सरकार उन पर्टिकुलर स्टेट्स में है। आपके 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 अपने बिलोंगिंग स्टेट्स में भी गवर्नमेंट होगी, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बनाती है। लाइक टीचर्स के लिए इनकी सैलरी, इनकी रिक्रूटमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर करेगी। सेकंड टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड आता है स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज इधर आएंगे, स्टेट हाईवेज इधर आएंगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आएंगे जो फॉर फ्यूचर के लिए सेव किया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट में एक कैच है बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना सकती है। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर लॉ पे दोनों ही गवर्नमेंट ने नियम बना ली है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है वो फुलफिल करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेट गवर्नमेंट वाला नियम को कर्टेल डाउन कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वी इन इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर वी हैव मोर पावर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन। अब देखते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। ये हमने बात किया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। इसी में आता है पहला पंचायत और दूसरा आता है आपका म्युनिसिपैलिटी। Let us call division of power involving higher and lower level of government vertical division of power। और इसी को बेटा vertical division of power भी बोलते हैं। हमने 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अब तक पढ़ा। एक था हॉरिजॉन्टल जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी थी। ये हो गया आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
और एक आता है आपका वर्टिकल, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये हो गया आपका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो दो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये डायग्राम याद रखना, रेस्ट इज थ्योरी। Let us call the division of power involving higher and lower level of government vertical division of power sharing. We shall study these at some length in next chapter. Next chapter में जब हम लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को इन डेप्थ पढ़ेंगे। फाइन। The third point under the forms of power sharing is power may also be shared among different social group. Different social group मतलब different ethnic group या different linguistic basis पे जो groups बन के आती है सोसाइटी में, उनसे भी पावर को शेयर किया जाता है। फाइन। सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हमने देखा था बेल्जियम के कॉन्सेप्ट में भी तीन टाइप का गवर्नमेंट था। एक जो आपके बेल्जियम एज अ कंट्री होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो था, जो तीन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी तीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए, डच स्पीकिंग के लिए, फ्रेंच स्पीकिंग के लिए और जर्मन्स के लिए। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, यही हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम के कॉन्सेप्ट में हमने देखा भी था कि एक जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. अब देखो इंडिया के कॉन्सेप्ट में भी है, हमें रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट है, वुमेन्स के लिए हम लोग रिजर्वेशन प्रेफर करते हैं। तो ऐसा ऐसा भी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो सकता है which comes under the broader topic of community government. Last year we studied the system of reserved constituency. Reserved constituency क्या है सर? नया टर्म है ये, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक इलेक्टोरल एरिया होता है। ये मान के चलो आपका शहर है, ये शहर आपके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे कि आपकी सीट्स रिजर्व्ड होगी। इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि कोई एक्स कम्युनिटी है, वाई कम्युनिटी है और जेड कम्युनिटी है, तीन कम्युनिटी के लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। फाइन। यहाँ पे देखा गया कि ये जो कम्युनिटी है ये मेजॉरिटी में है, इनका जो पॉपुलेशन है वाई कम्युनिटी का ठीक ठाक है, एवरेज है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। बट ये जो जेड कम्युनिटी है ना बेटा, ये माइनॉरिटी में है। तो ये जो जेड कम्युनिटी के लोग हैं, इनको एक प्रॉपर रिजर्वेशन दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में को अगर रिजर्व कर दिया गया है तो जेड कम्युनिटी के लोग ही खड़े होंगे। इसी कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे एज लीडर बनने के लिए। लेकिन वोट्स जो होंगे ना, वोट्स जो पड़ेंगे वो सारे कम्युनिटी, मतलब एक्स कम्युनिटी के लोग भी देंगे, जेड कम्युनिटी के लोग भी देंगे और वाई कम्युनिटी के लोग भी देंगे, मतलब तीनों कम्युनिटी के लोग वोट देंगे। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा इलेक्शन कैंपेन के टाइम, वो सिर्फ जेड कम्युनिटी का खड़ा होगा। दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, यही आपका बताया गया यहाँ पे, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आ गया बच्चों रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? This type of arrangement is meant to give space to the government and administration to diverse social group. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बेटा, क्योंकि जो Z कम्युनिटी के लोग हैं वो, उनके पास उतना इनकम नहीं है या उनकी सोशल स्टेटस इतनी अच्छी नहीं है कि वो प्रॉपर रेगुलर एजुकेशन या प्रॉपरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाग ले पाए।
तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत होती है। जस्ट लाइक जब आप बच्चे थे, जब आप चलना नहीं सीख जानते थे, तब आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया हर चीज, बट आप आज के डेट में आपके पेरेंट्स के सिखाए हुए चीजों पे ही चल रहे हो ना। एक हेल्प, एक इनिशियल स्टार्ट की जरूरत होती है जब आप कुछ काम नहीं कर पाते हो। लाइक आपको अगर एसएसटी डिफिकल्ट टॉपिक लगता है तो टीचर्स का वहां पे रिक्वायरमेंट होता है, टीचर्स आपके टॉपिक्स को इजी वे में आप तक पहुंचाते हैं। वैसे ही जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको एक मदद की जरूरत होती है, इनिशियल किक की जरूरत होती है, ताकि वो प्रॉपरली वर्किंग ऑफ सोसाइटी में काम कर सके, सोशल स्टेटस डेवलप कर सके। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ इंप्लीमेंट किया, जिसके कारण आज के डेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट इट्स वेरी डिफरेंट। ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाए, तो हमने देखा श्रीलंका के केस में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। बट इंडिया में जैसे कि हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी, तो सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट का बात ही नहीं पैदा होता इंडिया में। This method is used to give minority communities a fair share in power. एक प्रॉपर शेयर दो, पावर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट आ गया है अब आपके चैप्टर में। फाइन। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल देयर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अभी इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप लोग रेगुलर न्यूज देखते होंगे, तो जब कोविड का टाइम था, तब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एपीएमसी लॉ लाए थे, जिसको नॉर्मल लेमेन्स लैंग्वेज में फार्म लॉ बोला जाता था। गवर्नमेंट ने ये नियम लाया, बट हमारी फार्मर्स कम्युनिटी को ये नियम पसंद नहीं आया, तो इन्होंने एजिटेट किया, दिल्ली गए, बहुत दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे लेजिस्लेचर जो नियम बनाए थे उनके खिलाफ थे, एजिटेट कर रहे थे इन पीसफुल मीन्स। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, मे बी कुछ बदलाव की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने नियम को वापस ले लिया। सिमिलरली ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, आप देखोगे गवर्नमेंट कोई भी हो, ऑपोजिशन अपोज करती है गवर्नमेंट के फॉर्मुलेटेड लॉज को। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जब नियम बनाती है ना बच्चों, तो वो भी एक चीज को ध्यान में रख के दे कीप इन माइंड दैट अपोजिशन, सोशल पार्टीज and pressure groups are there to oppose the thing. So accordingly वो नियम कानून बनाती है। तो ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार है सेंटर में या स्टेट असेंबलीज में, तो आप आर्बिट्रेरी कोई भी नियम कानून लागू करवा दें। आपके वेरियस फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज अपोज करेगी आपके फॉर्मुलेटेड लॉज को, और अगर कहीं ना कहीं वो सही होंगे तो आपको नियम वापस भी लेना। In democracy, the citizen must have freedom to choose among various contender for power. आप देखो जब भी इलेक्शन होता है तो वेरियस पार्टीज लड़ती है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सी पार्टियां लड़ती है, अपने अपने कंटेंडर में उतारती है। इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, इलेक्शन प्रोपागेंडा होती है, वो आपको एक सेट ऑफ रूल्स बताएंगे कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो हम ये करेंगे, हम वाटर रिसोर्सेज पे काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये फ्री कर देंगे। वेरियस चैलेंजेस, वेरियस प्रॉमिसेस करती है पॉलिटिकल पार्टीज, और वी सिटीजन लिसन टू देम वाइजली। फिर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन we think and put our valuable vote for making the government of a particular state or for a particular country. In contemporary democracies, this take the form of competition among different parties, और ये सेंस ऑफ कंपटीशन भी डेवलप करता है। अब देखो वेरियस पार्टीज, एक्स पार्टी लड़ रही है, वाई पार्टी लड़ रही है, जेड पार्टी लड़ रही है, तीनों ने अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव उतारा हुआ है इलेक्शन फील्ड में, आप वोट दे रहे हो। तो इन तीनों चारों के बीच एक विगरस कंपटीशन की
भावना आती है, और तो जिनकी प्रोमिसेस अच्छी होती है या लुभावनी होती है, जो पीपल हैं उनको वोट देते हैं और वो पार्टी जाकर के जीत जाती है और अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और ऐसा माना जाता है कि अगले 5 साल तक अगर वो इफेक्टिवली काम करे तो वो गवर्नमेंट में या पावर में रहेगी। अगर काम नहीं करती है तो ऐसा नहीं है 5 साल रहना ही रहना है, सरकार कभी भी गिर सकती है, सरकार एक दिन में भी गिर सकती है, सरकार 5 साल में भी। फाइन। Such competition ensures that power does not remain in one hand। और ये कंपटीशन ये भी इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी अगर पहले 5 साल के लिए जीत गई है तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि अगले 5 साल के लिए भी वही जीतेगी। हाँ, अगर काम अच्छी हुई है तो जीतेगी, काम अच्छी नहीं हुई है तो पीपल विल नॉट वोट फॉर यू। In long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group। और ये जो आइडियोलॉजीज है ये सोशल ग्रुप्स के लिए ही काम करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। तो लोग भी जज करते हैं विथ ड्यू कोर्स, 5 इयर्स में जज करते हैं कि रनिंग गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उनकी क्या क्या प्रोमिसेस थी, क्या वो हर एक प्रॉमिस को फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अकॉर्डिंगली दे वोट ऑन द इलेक्शन डे। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election। अब कुछ एक एरिया में हमने देखा कि गठबंधन की सरकार बनती है, मतलब अगर मान लो इंडिया में लोकसभा में आपके 550 टोटल सीट्स हैं, इसकी सिंपल मेजॉरिटी की जो मैजिक फिगर है वो 272 के आसपास आती है। और कोई एक, फिर यहाँ पे 3 पार्टी है, कोई एक पार्टी अकेले में इतना वोट, इतना सीट्स नहीं लेके आ सकते हैं। अगर वैसा सिचुएशन अराइज होता है, आने वाले पार्टीज आती है, इतनी सीट्स आती हैं। आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो जो रनिंग गवर्नमेंट है उनके पास इनसे ज्यादा सीट्स। तो अगर मान के चलो 250 सीट्स ही कोई एक पार्टी लेकर के आ पाई तो गवर्नमेंट तो नहीं बन पाएगी इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको मैजिकल फिगर 272 का चाहिए होगा। तो कितना डिफरेंस है, देखो कितना डिफरेंस है, 272 माइनस 250, लगभग 22 सीट का डिफरेंस है। तो ये 22 सीट ये दूसरे पार्टी से कंसल्ट करके लेंगी, ठीक है, एक प्रॉमिस के साथ कि हाँ आप मेरे साथ आकर के जुड़िए, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इफेक्टिवली वर्क करेंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट के। फाइन। इन रिटर्न आपको कुछ मिनिस्ट्रीज या कुछ प्रॉमिस करते हैं कि दी जाएंगी। तो जैसे ही मैजिकल फिगर बन जाता है, मान के चलो एक्स के पास 250 सीट्स थी, वाई ने अपने 22 सीट्स इनके साथ शेयर कर ली, तो इनके पास टोटल 272 सीट्स हो गई। अब जो एक्स और वाई एक साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाएंगी, इसको बेटा बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार। और इसी का आपका जिक्र भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। ये जो आपका 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपका यूनियन के बारे में बोलता है। जैसे कि ट्रेड यूनियन, बिजनेसमैन यूनियन, जैसे कि बैंक्स में जो भी काम करते हैं उनका बैंकिंग का एक यूनियन होता है, रेलवेज में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनका यूनियन होता है, और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में जो जो वर्कर्स काम करते हैं उनका यूनियन होता है। तो सर यूनियन का क्या काम है, जाकर के तो सीधा चुपचाप से काम करना है। यूनियन का बेटा यही काम है कि आपकी एक बड़ी मासेस की ग्रुप है, अगर आपको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डिमांड फुलफिल करवाना है तो आप एक मास एज अ होल अगर आप प्रेजेंट करते हैं अपने ओनर के सामने, तो ओनर टेंड टू अमेंड द डिसीजन और फिर आपके अकॉर्डिंग डिसीजंस ली जाती हैं। ठीक है, यूनियन का यही काम है कि अपने जैसे लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करवाना। ठीक है, इन गुड टर्म्स। They also will have a share in government power either through participation in governmental communities or bringing influence on decision making। और ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करती है। फाइन।
इन यूनिट 3 वी शैल बी स्टडिंग द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थर्ड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क करती है, लेकिन उसके पहले तो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर देखेंगे इन द यूनिट 2। फाइन। तो दिस एंड्स द चैप्टर। अब आपका चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव फन।